नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारा संवाददाता सूरज मोहन झा, जिनसे हम लोकसभा का अपडेट लेंगे। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है। कृति मिश्रा भी हैं जो हमें बताएंगे कि राज्यसभा में आज क्या कुछ रहने वाला है खास। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा से आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद्रन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर होगा विचार। विधेयक को केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखने वाले हैं। लोकसभा में नियम 193 के अधीन भारत में खेल कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा होगी। राज्यसभा में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखने वाले हैं। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कल यानी कि बुधवार को दोनों सदनों में क्या कुछ खास हुआ, रिकैप के जरिए। लोकसभा में डाटा संरक्षण विधेयक 2021 को वापस लिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूर भी कर लिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पारित हुआ। कई सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा में नियम 193 के अधीन भारत में खेल कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा की शुरुआत हुई। बुधवार तक 7 सांसदों ने अपनी बात रखी। चर्चा अभी जारी है। राज्यसभा से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 विधेयक पारित हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र भी रखे गए। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले नजर डालते हैं और जानते हैं आज लोकसभा में क्या कुछ है खास। लोकसभा के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में नियम 193 के अधीन भारत में खेल कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर आगे की चर्चा सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। ये विधेयक है ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री आरके सिंह करेंगे। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा महासचिव राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और वित्त अधिनियम संबंधित सांविधिक संकल्प भी पेश करेंगे। लोकसभा में मंत्रियों के वक्तव्य पेश किए जाने भी सूचीबद्ध हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 पर सदन में बयान देंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों यानी 2021-22 पर सदन में बयान देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 पर सदन में बयान देंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर ट्रूडू मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 पर सदन में बयान देने वाले हैं। लोकसभा आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सारी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे और
सांसद रवनीत सिंह सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करने वाली हैं। सांसद बालशौरी वल्लभ नैनी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद जुएल ओराम रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद भर्तहरि महताब श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करने वाले हैं। सांसद राधा मोहन सिंह रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद राकेश सिंह कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करने वाले हैं। सीधा चलते हैं। सूरज मोहन झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं और अपडेट लेते हैं लोकसभा का। लोकसभा के भीतर अगर गति की बात की जाए काम के, तो गति लगातार बढ़ती जा रही है। कल एक विधेयक भी पारित हुआ और आज भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध है। क्या कुछ होने वाला है सूरज सदन के भीतर? प्रतिबिंब, अगर लोकसभा की बात करें इस मानसून सत्र में, तो हमने देखा था नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा के बाद सदन चलने लगा था और विधायी कामकाज भी सुचारू रूप से चल रहे थे, प्रश्नकाल शून्यकाल चल रहे थे। लेकिन कल जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस और डीएमके के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए सदन में और वो ईडी के इस्तेमाल को लेकर नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने प्रश्नकाल को बाधित किया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार प्रश्नकाल को चलाने की अपील की जा रही थी, लेकिन प्रश्नकाल नहीं चला और हमने देखा अवरोध के कारण प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद पेपर लेट किया गया और कल एक महत्वपूर्ण विधेयक को शोर शराबे के बीच में ही इंट्रोड्यूस किया गया, जो ऊर्जा संरक्षण को लेकर है, जिसे आज विचार तथा पारित करने के लिए लाया जाएगा, जिसका टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने विरोध भी किया था, लेकिन ध्वनिमत से उस विधेयक को सदन में पेश किया गया। उसके बाद हमने देखा सदन को चलाने का बार बार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष कांग्रेस और डीएमके सदन को बाधित कर रहे थे और उन्होंने बाद में वॉकआउट भी किया। विधायी कामकाज के तौर पर हमने देखा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को सदन के अंदर लाया गया, जिस पर एक अच्छी चर्चा विपक्ष के कुछ दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो किया गया और लगभग सभी सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत में कहीं ना कहीं जो परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा और प्रधानमंत्री की जो एक सपना है उसे ये पूरा करेगा। और उसके बाद हमने देखा था ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया और नियम 193 के तहत खेलों पर जो चर्चा बीते बजट सत्र से बचा हुआ था, कल उसे भी लिया गया, जिस पर 7 सांसदों ने भाग भी लिया और जब 7 सांसदों ने भाग लिया और जब गोपाल शेट्टी उस पर बोल रहे थे, उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया और यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज प्रतिबिंब संभावना हम जता सकते हैं कि गतिरोध शायद टूटे, क्योंकि आज की अगर हम कार्यसूची की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण सवाल आज भी लगे हुए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय और तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं, जिस पर सांसद सवाल पूछना चाहेंगे। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन है, कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट्स आज सदन में पेश किए जाने हैं। विधायी कामकाज के तौर पर ऊर्जा संरक्षण विधेयक आज लिस्टेड है, जो काफी क्रांतिकारी विधेयक है। इसके साथ में नियम 193 के तहत खेलों पर चर्चा आज भी कार्यसूची में शामिल है, जो राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। और लोकसभा के बाद एक नजर डाल लेते हैं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर। हम बताते हैं कि राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सदन में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार किया जाना भी सूचीबद्ध है। विधेयक को कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में इसके साथ ही विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाने भी सूचीबद्ध हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के 3 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी रखेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में निर्वाचन के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाना भी शामिल है। सांसद समीर उरांव
कोयला खान और इस्पात संबंधित संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी पेश करेंगे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। विजयपाल सिंह तोमर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सांसद नरहरि अमीन रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद रमीला बेन बेचारवाई 12 महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। राज्यसभा में आज मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले बयानों में 2 बयान शामिल हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022-23 के बारे में सदन में बयान देंगे। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों का विकास और संरक्षण चुनौतियां और अवसर संबंधी प्रतिवेदन पर सदन में बयान देंगे। पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मंत्रालय की अनुदान मांगों 2021-22 के बारे में सदन में बयान देने वाले हैं। जी हां, अगर बात की जाए दोनों सदनों में कार्रवाई की, कल तक जो है गति बढ़ी है कार्य की, और हमारे साथ 2 माननीय सांसद स्टूडियो में मौजूद हैं। नरेश बंसल जी, धीरे धीरे गतिमान हो रहा है और 193 के तहत जो एक लंबित चर्चा है खेलकूद को लेकर, उस पर भी 7 सांसदों ने अपनी बात की। विधेयक भी पारित हो रहे हैं, आज भी सूचीबद्ध है एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक का। क्या माना जाए, अब जो है ट्रैक पर आ गई है लोकसभा की कार्रवाई भी, और अब बहुत सारे काम अब हो सकते हैं, आपको लगता है? निश्चित रूप से अगर विपक्ष सहयोग करता है तो कार्रवाई गतिमान है, सब चर्चा भी हो रही है। चर्चा से सरकार कहीं भागती भी नहीं है, जैसा कि निराधार आरोप लगता है। और जब चर्चा हुई तो अच्छी चर्चा हुई है। खेलकूद पर कल आपने बताया लोकसभा में हुई, महंगाई पर राज्यसभा में भी हुई, तो चर्चाओं के भी परिणाम अच्छे हैं। दोनों सदन चर्चा के लिए ही हैं, चर्चा में से ही कुछ निकलता है। केवल हो हल्ला करके चर्चा से भाग जाना या चर्चा ना होने देना, उससे तो देश का भी नुकसान है, और जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि अब इस सप्ताह में ठीक प्रकार से कामकाज पूरी गति से होगा। मैं अपने सदन की बता सकता हूं कि परसों भी रात के 8:30 बजे तक सदन चला, कल भी शाम 6:30 बजे तक सदन चला, तो पूरा कामकाज जितना निर्धारित है वो पूरा हो रहा है। लेकिन जिस सेगमेंट को सदन के बाधित ना करने का निर्णय संवेद रूप से विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने कई बार लिया है, वो बाधित हो गया प्रश्नकाल में। जैसा कि हम लोग तो देखिए, प्रेमचंद्र जी से एक बार टिप्पणी ले लूं जी। हम विपक्ष भी चर्चा के लिए आ रहे हैं, हम सब चर्चा के लिए रहे, लेकिन क्या है, कल की प्रॉब्लम क्या था? कल का प्रॉब्लम विपक्ष की नेता को एक प्रश्न और एक सबमिशन लेना चाहिए, उसको अवसर भी नहीं दिया। ईडी का बात में, नेशनल हेराल्ड को सील करने की बात में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर साहब से और गवर्नमेंट के साथ के एक अवसर को मांगा। उसको एक सबमिशन लेना चाहिए, उस सबमिशन लेने के लिए भी अवसर नहीं है। क्या है डेमोक्रेसी इसके बाद? सो इसलिए हमने हल्ला बोला और डिस्टर्बेंस हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया। उसी के साथ सभी चर्चा हो गया, फ्रूटफुल डिस्कशन है। विपक्ष के असान्निध्य में, विपक्ष की एब्सेंस में होना चर्चा, ये हेल्थी डेमोक्रेटिक डिस्कशन है। ये सभी नहीं इस पार्लियामेंट में हमने देखा, लेकिन इस सेशन में विपक्ष की एब्सेंस में हाउस 8 बजे 7 बजे तक चल रहा है। विपक्ष कोई आवश्यकता नहीं है इस गवर्नमेंट को। इसका मतलब क्या है? इसलिए हमने बोले एक सबमिशन लेने के लिए भी अवसर भी नहीं दूंगा। उसके बाद कैसा कोऑपरेट करना? विपक्ष कोऑपरेट करने के रेडी था, कल भी रेडी था, डिस्कशन के लिए रेडी था, लेकिन हमको सुनना, हमको प्रश्न उठाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता है। उसके गवर्नमेंट ऐतराज है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू हियर एंड रेस्पॉन्ड टू द इश्यूज रेज्ड बाय द ऑपोजिशन। यह है द मेन क्वेश्चन। द डिसेंट ओपिनियन हैज टू बी हर्ड। दैट इज व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी। Here
we are not getting an opportunity. That is the issue which we have raised yesterday also. जी, बात कर लेते हैं, राज्यसभा की अपडेट ले लेते हैं। राज्यसभा में क्या कुछ कल घटित हुआ उसकी जानकारी तो रिकैप के जरिए हमने आपको दे दी है, और आज क्या कुछ सूचीबद्ध है उसकी भी संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंचा दी है। लेकिन क्या कुछ खास रहने वाला है, विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रुख करते हैं कृति मिश्रा, हमारी सहयोगी का। कृति, कितना खास दिन है आज राज्यसभा के लिए? जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए कल हमने बहुत सार्थक चर्चा देखी राज्यसभा में एंटी डोपिंग बिल में। कल 12 सेशंस के बाद, 12 दिनों के बाद हमें देखने को मिला कि हाउस लगातार जो भी लिस्टेड एजेंडा था उसमें पूरी कार्रवाई हो सकी। और अगर मैं सभापति एम वेंकैया नायडू को कोट करूं तो उन्होंने कहा कि दिस इज लाइक अ फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर। और उसके बाद हमने देखा कि पहली बार 0R जो चले उसमें 17 0R मेंशंस उठाए गए, जिसका कुछ मुद्दों पर सरकार ने एक्नॉलेजमेंट भी किया और सरकार ने भी सदन में जो चेयरमैन थे उन्होंने भी उसकी सीरियसनेस एडमिट की। इसके अलावा चेयरमैन ने ये कहा क्योंकि लगातार व्यवधान रहा, लगातार गतिरोध रहा, उसकी वजह से 180 स्पेशल मेंशंस जो हैं वो नहीं लिए जा सके सदन में। हमने देखा कि पहले हफ्ते की प्रोडक्टिविटी 27% रही, दूसरे के हफ्ते की प्रोडक्टिविटी 17% रही। लेकिन कल से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक सहमति बनी, जब महंगाई पर चर्चा हो गई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सदन का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चला। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो देखिए आज थर्सडे का दिन है, और थर्सडे का दिन राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को लेकर जितने भी मेंबर्स के सवाल होते हैं उनका दिन होता है। तो आज अगर मैं मंत्रालयों की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एटॉमिक एनर्जी, इसके अलावा स्पेस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ ही साथ लॉ एंड जस्टिस और लेबर से लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल इन मंत्रालयों से जुड़े पूछे जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो थोरियम का यूज और प्रोडक्शन कितना बढ़ाया जा रहा है, स्पेस एप्लीकेशंस जो जनजीवन हैं, जो सामान्य लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, इसके अलावा लेबर से जुड़े ईएसआई हॉस्पिटल के मामले हो या ई श्रम पोर्टल हो, सभी मुद्दों पर महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको बताया कि आज एक और महत्वपूर्ण बिल है जो फैमिली कोर्ट्स बिल है, वो लिस्टेड है आज के एजेंडे में। तो देखना होगा कि किस तरह से सहमति बनती है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कांग्रेस जो ईडी के खिलाफ जो एलिगेशंस लगातार लगा रही है उसके लिए आज 267 का भी नोटिस दिया गया है। तो कांग्रेस हो सकता है इस मुद्दे को उठाए, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई चले और कैसे फ्लोर मैनेजमेंट हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि जो आगे के दिन है, जो पिछले के दिन व्यवधान में बीते, लेकिन आगे के दिन जो है वो काफी प्रोडक्टिव हो सके। जी, और एक बहुत ही खास तस्वीर कृति कल आई थी राज्यसभा से, जब देश के जाने माने क्रिकेटर हरभजन सिंह बोलने उठे और उन्होंने सदन के भीतर राज्यसभा में जो मुद्दा उठाया वो अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की जो स्थिति है उसको लेकर उठाया, और बहुत अप्रिशिएट किया गया सदन के भीतर उनके उस वक्तव्य को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर उन्होंने बहुत गहरी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा हाउस के कई सारे मेंबर्स थे, उन्होंने एसोसिएट किया। कल जैसा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह, उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं मेडन इशू उठाया, मेडन स्पीच थी। इसके अलावा कल हमने एंटी डोपिंग बिल में जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं सदन की, पीटी उषा, उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा। और कई और ऐसे मेंबर्स थे, जैसे महुआ जी हैं जो जेएमएम की सांसद हैं, उनकी भी मेडन स्पीच थी। तो कई ऐसे पहली बार के सदस्य थे जिन्होंने कल अपनी बात सदन में रखी, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। और साथ ही साथ जैसा कि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि एमडीएमके के वाइको जो हैं उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो स्नूपिंग हो सकती है श्रीलंका के रास्ते से चाइना के द्वारा, उस पर भी सदन का ध्यान आकर्षण किया। तो कह सकते हैं कल जो हमने देखा 0R में वो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए सदस्यों द्वारा। जी, धन्यवाद कृति। सीधा रुख करते हैं, कुमार राकेश वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कुमार राकेश, कल लोकसभा और राज्यसभा के भीतर सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अचानक लोकसभा में प्रश्नकाल थोड़ा बाधित हुआ, और यहाँ पर प्रेमचंद्रन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसपी के माननीय सांसद। उनका कहना था कि सबमिशन चाह रही थी विपक्ष, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। तो जो है जो गति बनी हुई थी सदन की लोकसभा के भीतर, वो और भी निर्बाध हो सकती थी। हाँ, कल लोकसभा में जो डिस्ट्रप्शन हुआ उसका यही कारण था कि अपोजिशन ये चाहती थी कि वो जो मामला है उनको उठाने की इजाजत दी जाए। तो इसमें गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट ये रहता है कि ये जो इश्यूज है, ये जो एजेंसी अगर कोई काम कर रही है उसको पार्लियामेंट में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही है एंड दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट।
लेकिन फिर हमने कल दोपहर में भी देखा कि जो नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिसेस है वो सील ईडी ने किया और उसके बाद पुलिस डिप्लॉयमेंट भी काफी हुई कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर। तो मुझे लगता है कि आज भी जो संसद के दोनों सदनों का जो एटलीस्ट जो शुरुआती घंटा है वहां पर हम देखेंगे कि डिस्ट्रप्शन होगा, और कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन में एक एग्रीमेंट हो कि अगर किसी तरीके से उनको अपनी बात उठाने की इजाजत दी जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आज का भी जो दिन के जो शुरुआती जो कुछ घंटे होंगे उसमें तो डिस्ट्रप्शन होने की काफी संभावना है, जी। क्योंकि कल भी कांग्रेस का यही स्टैंड था कि आप अगर डेमोक्रेसी है तो अपोजिशन को भी अपनी बात उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए। जी 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 तो आज देखने वाला दिन होगा कि आज क्या रुख रहता है नरेश जी, opposition यहाँ का पर कई दोनों। बार ऐसा चर्चा हो चुकी है कि केवल विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो डिमांड यहाँ पर रखी गई थी विपक्ष की ओर से, अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता तो संभवतः सदन की कार्रवाई और बेहतर तरीके से चल पाती और भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी लोकसभा के भीतर। देखिए, सदन की कार्रवाई चेयरमैन रहते हैं, उनका निर्णय होता है। चेयरमैन जो निर्णय लेते हैं वो नियमों के अंतर्गत लेते हैं। ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, उसका कोई अर्थ नहीं है। चेयरमैन ने अगर निर्णय लिया है तो उस निर्णय को भी कभी मानना चाहिए। चर्चा तो आगे पीछे हो ही जाती है। अब 15-16 दिन तक आपने देखा, 14 दिन तक सदन बाधित रहा, लेकिन महंगाई पर चर्चा हुई। और लेकिन आप उसका भी अगर दृश्य देखें तो जिसको कहा जा रहा था, आरोप लगता था कि सरकार चर्चा से भाग रही है, पर महंगाई पर जब चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष के पूरी संख्या में सदस्य मौजूद थे, चर्चा में भाग ले रहे थे, पर अपोजिशन की बेंचें खाली दिखाई दे रही थी। ये भी एक बात है, आपने जो सवाल उठाया है उसमें कि भी बड़ा क्या विषय है। विपक्ष की आवश्यकता नहीं है सदन के भीतर सत्ता पक्ष को। जिस विषय पर चर्चा की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था उस पर चर्चा शुरू हुई, और जब चर्चा में देखा गया तो विपक्ष वहां से नदारद था ना। हमारा सदन में लोकसभा में विपक्ष की सानिध्य विपक्ष अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, लेकिन रिप्लाई के समय में, रिस्पॉन्स के समय में फाइनेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्स, इट इज टोटली नॉट बेस्ड ऑन द इश्यूज व्हिच वी हैव रेज्ड, and she was not amenable to answer to the questions posed by especially GST फूड ग्रेन्स में GST 5% की बात में उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए हमने प्रोटेस्ट के साथ वॉकआउट किया। लेकिन चर्चा में अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, महंगाई की चर्चा में अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, लेकिन ट्रेशरी बेंचेस में भी अटेंडेंस बहुत बहुत कम है। आपको सबको जानता हूं कि आफ्टरनून डिस्कशन में हाउस में अटेंडेंस बहुत कम है। विपक्ष के साथ और गवर्नमेंट के साथ भी मेंबर्स कम है, लेकिन अच्छी तरह डिस्कस किया विपक्ष के साथ और गवर्नमेंट के साथ, अच्छी तरह डिबेट हो गया। हमारा पोजीशन हमने एक्सपोज किया, लेकिन रिप्लाई में हमने नहीं सेटिस्फाई किया। रिप्लाई में विपक्ष की प्रश्नों की, विपक्षी मुद्दों भी उत्तर नहीं दे हो तो हम क्या करेगा? प्रोटेस्ट के साथ वॉकआउट करना है। जी जी जी, ये तो चलिए कल की बात हो गई है, और आज भी जो है महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। लोकसभा की कार्यसूची की बात करें तो लोकसभा की आज की कार्यसूची पर नजर डालें तो सदन में आज ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विचार और पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। विधेयक के जरिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किए जाने वाले हैं। राज्यसभा की बात करें तो उसमें भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कामकाज होने वाला है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, जैसा कि आपने एक जानकारी दी थी, लेकिन विस्तार से जाने की कोशिश करें, ये विधेयक कितना महत्वपूर्ण है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक? प्रतिबिंब, इस विधेयक की महत्वता को आप इससे पहचानिए कि पिछले साल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन हुआ था, उसमें विश्व के 120 देशों ने भाग लिया था, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। और उन्होंने वहां पे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पंचामृत एक सिद्धांत वहां पेश किया था, जिसमें गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करके हम किस तरह से जलवायु परिवर्तन की इस गंभीर समस्या से निपट सकते हैं, इसके विषय में बताया था। यह विधेयक प्रधानमंत्री के उसी पंचामृत सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाला विधेयक है। इस विधेयक के जरिए मैं आपको मूल बताना चाहूंगा, यह कानून 2001 में ऊर्जा के नियमावली किस तरह से होगी उसको लेकर बनाया गया था, जिसमें एक छोटा संशोधन उस समय की जरूरतों के हिसाब से 2010 में लाया गया था।
अब जो ये संशोधन लाया गया है इसमें जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम हो, कोयला या फिर गैर प्राकृतिक गैस जो है, उस पर भारत की निर्भरता किस तरह से कम हो और ग्रीन जो जी ऊर्जा के सूरज, स्रोत आप हैं, वहां पर बने रहिएगा। दो माननीय सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये जो विधेयक जिस पर आज चर्चा हो सकती है और उस विधेयक को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष का भी सहयोग मिलना चाहिए। ये तो एक बड़ी पहल है और इस विधेयक के रूप में जो है फलीभूत हो सकती है। विपक्ष ने इसको समर्थन करता है, हम फुल्ली सपोर्ट करता है। ये नीड ऑफ द आवर है ऊर्जा संरक्षण विधेयक। उसमें नया कुछ प्रोविजंस भी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, वो है टेक्निकल। और टेक्निकल प्रॉब्लम के हम अपोज करेगा, उसको अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन ये नीड ऑफ द आवर, क्योंकि our commitment in the climate change summit, डेफिनेट ग्लासगो कॉन्फ्रेंस को हमको प्रधानमंत्री ने 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने ले किया। उस प्रिंसिपल्स को कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए इस अमेंडमेंट इस बिल में है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को ड्रास्टिक अमेंडमेंट होना चाहिए। उसमें या डोमेस्टिक हाउसेस में फ्लैट्स के निर्माण के समय भी उसको एक कोड, बिल्डिंग कोड बना चाहिए। उसमें भी कैसा ये एनर्जी कंजर्वेशन की मामला भी और एनर्जी कंजर्वेशन की व्यवस्था भी उस बिल्डिंग के परमिट में होना चाहिए। उसके साथ वो कंपल्सरी है, वो मैंडेटरी है, इसलिए बहुत अच्छा है। एंड आवर कमिटमेंट इन द ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हैव टू बी मेड थ्रू दिस अमेंडमेंट्स। डेफिनेटली इट्स ए वेलकम स्टेप, बट कुछ प्रॉब्लम्स उसमें भी है, वो टेक्निकल है, उसमें हम अमन करना चाहिए। जी, ऊर्जा के जो परंपरागत हमारे स्रोत हैं उस पर निर्भरता कम करने का प्रयास भी है, उसको इंगित किया गया है इस विधेयक में। लेकिन इसके अलावा ऊर्जा के नए स्रोत, उसको कितना हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, कितना उसका शोधन कर सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या वो भी इसमें समाहित होगा इस विधेयक में? हाँ, निश्चित रूप से क्या क्या जब हम किसी चीज़ पर निर्भरता कम करेंगे तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, इस पर विचार करना होगा। परंपरागत तरीकों पर निर्भरता, जैसे जीवाश्म के आया है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इस पर निर्भरता कम करनी है तो हमको सोलर एनर्जी पे जाना पड़ेगा, हमको विंड एनर्जी पे जाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर और देश के अंदर बहुत बड़ी प्रगति सोलर के मामले में मैं कह सकता हूँ कि आज विश्व के देशों के अग्रणी देशों की श्रेणी में भारत सोलर एनर्जी में खड़ा है। सोलर एनर्जी को बहुत प्रोत्साहन किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन ये हमारा कमिटमेंट भी है और हमारे देश की संस्कृति में भी है कि जलवायु परिवर्तन से जो मानव का अहित हो रहा है वो ना हो, उस पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है, पूरा काम कर रही है और मुझे लगता है इस पर विपक्ष का भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा। जी हाँ, कुमार राकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार वर्चुअली बने हुए हैं। कुमार राकेश, यहाँ पर बात चल रही है क्योंकि यहाँ पर तो सहमति नज़र आ रही है इस विधेयक को लेकर, और ये विधेयक इस तरीके का विधेयक है जिसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं है या पॉलिटिकल नहीं है ये विधेयक। इसलिए क्या आपको भी लगता है, यही संभावना लगती है कि विधेयक आराम से पारित हो जाएगा? देखिए, जैसा प्रेमचंद्र जी ने बोला कि इस बिल का जो प्रारूप है, इस बिल का जो एक नेचर है, उस पर अपोजिशन को भी ज़्यादा कोई आपत्ति है नहीं। कुछ टेक्निकल साइड है जिसमें अपोजिशन को ऑब्जेक्शन है, जैसे कल सौगत राय जी ने भी अपने उस ऑब्जेक्शन को वहां पर जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वहां पर बताया था। लेकिन एज सच जो बिल का जो डायरेक्शन है, बिल के जो डिटेल्स हैं, उस पर एक यूनानिमिटी है कि वैसा होना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये बिल अमेंड हुआ था 2010-11 की बात है, और उसके बाद से जो पूरा जो एनर्जी इकोसिस्टम में काफी चेंजेस हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो में इंडिया की तरफ से कमिटमेंट किया है 2030 तक जो इंडिया का कार्बन एमिशन है उसको फिर कम करना है, और जो इंडिया का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% इन्होंने बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। और एक इंडिया में कार्बन मार्केट भी शुरू करने की बात हो रही है और बिल उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगी। तो इन चीजों में एक लार्जर यूनानिमिटी है। लेकिन जैसा प्रेमचंद्रन जी ने बोला कि कुछ टेक्निकल साइड पर इनको ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बिल पर डिस्कशन और डिबेट और पैसेज की बात होगी तो नियर एक ऑल पार्टी सपोर्ट मिलेगा। जी, अगर बात कर लें राज्यसभा के विधेयक की, तो राज्यसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक पर आज कार्यसूची की बात करें तो कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। इस विधेयक को 26 जुलाई को लोकसभा से पारित किया गया था। इस विधेयक के जरिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में संशोधन किया जा रहा है।
इस एक्ट के जरिए राज्य सरकारें फैमिली कोर्ट की स्थापना कर सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो विभिन्न राज्यों में एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए तारीखों को अधिसूचित कर सकती है। ये वैसे तो लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा के भीतर क्या कुछ होता है उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन देखा गया था कि 2 राज्य ऐसे थे जहां पर फैमिली कोर्ट्स में मैटर जाते थे, तो फैमिली कोर्ट क्या इसका अधिकार रखता भी है या नहीं रखता है, उसका एक विषय उठा। तो उसके बाद ये जो है उस विषय को कहीं ना कहीं उसका समाधान देने के लिए ये विधेयक लाएगा। कितना महत्वपूर्ण? ये टेक्निकल डिफेक्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये नोटिफिकेशन नहीं दिया, फैमिली कोर्ट के एप्लीकेबिलिटी को नोटिफिकेशन नहीं दिया। फैमिली कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया, सीरीज ऑफ वेर्डिक्ट्स भी फैमिली कोर्ट के साथ आ गया, बट वो वेर्डिक्ट्स को, जजमेंट्स को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन नहीं था, उसमें उस राज्य में इंप्लीमेंट करने की नोटिफिकेशन नहीं दिया। किसका फॉल्ट है? एब्सोल्युटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट, actually for which all the judgment passed by the family courts of these 2 states, I think that Himachal Pradesh and another state, so we have to revalidate all those judgments through this amendment. It is absolutely the fault of the concerned administrative machinery, for which they are accountable to the house also. I think that Family Courts Act का amendment के बाद में हमको चर्चा लेने के लिए अवसर नहीं मिला, विपक्ष बॉयकॉट किया, लेकिन उस ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको नोटिफिकेशन नहीं दिया। किसका फॉल्ट? वो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करना चाहिए इसमें मैडम। जी, अगर बात करें, क्या माना जाए नरेश बंसल जी कि ये विधेयक कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट्स को और ज्यादा अधिकार देगा, शक्ति प्रदान करेगा? निश्चित रूप से जब ये अमेंडमेंट होगा और जो नोटिफिकेशन नहीं हुआ वो हो करके उन दोनों राज्यों के भी जो निर्णय होंगे, हिमाचल और दूसरा राज्य है, निर्णय होंगे, तो उनको भी एक वैधानिकता मिलेगी और फैमिली कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हों, जिससे जो फैमिली से जुड़े मसले हैं वो एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करता है फैमिली कोर्ट, उसमें वो लटके नहीं रहेंगे और उन पर निर्णय मिलेगा। और मैं समझता हूँ विशेष रूप से परिवारों को और महिलाओं को इसमें विशेष रूप से लाभ होगा। जी, सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति। यहाँ पर लोकसभा के भीतर जो विधेयक आज जिस पर चर्चा होने वाली है उसको लेकर भी यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों माननीय सांसद बैठे हैं और उनमें सामंजस्य दिखाई दे रहा है। और जो विधेयक आज चर्चा और पारित हो सकता है राज्यसभा के भीतर, उसको लेकर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं होगा और आसानी से पारित हो सकेगा। जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए जैसा कि हमने लोकसभा में भी देखा और आज जिस तरह से राज्यसभा में ये बिल लिस्टेड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए पिछले साल हिमाचल प्रदेश कोर्ट में ये एक पिटिशन दायर की गई कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं फैमिली कोर्ट्स, और अगर मैं नागालैंड की बात करूँ तो 2 हैं। 2008 से ये फंक्शनिंग इन कोर्ट्स की हो रही है, लेकिन उनको स्टैट्यूटरी बैकिंग जो सेंटर के थ्रू नोटिफिकेशन आता है वो नहीं मिली। तो इस पिटिशन में ये कहा गया कि सेंटर का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। देखिए अगर हम इस अधिकार की बात करें तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के कंसल्टेशन से फैमिली कोर्ट्स बना सकती हैं, लेकिन सेंटर का नोटिफिकेशन जरूरी है। इसलिए ये बिल लाया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में जो फैमिली कोर्ट्स हैं उसमें जो फैमिली डिस्प्यूट है वो जल्दी से कंसिलिएशन हो सके, डिस्प्यूट मैनेजमेंट हो सके। इसके लिए इसको एक लीगल बैकिंग, एक स्टैट्यूटरी बैकिंग नोटिफिकेशन के तहत देने के लिए लाया गया है। देखिए जब ये इस बिल पर डिस्कशन हो रहा था तो हमने लोकसभा में देखा कि कानून मंत्री ने कहा कि किस तरह से जो फैमिली कोर्ट्स हैं देश में 715, उसमें 11 लाख से ज़्यादा लंबित केसेस हैं। तो ऐसे में अगर नोटिफिकेशन जाता है, एक लीगल बैकिंग मिलती है, तो जो पेंडेंसी है केसेस की उसको कम किया जा सकता है और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस लिहाज से ये बेहद ही ज़रूरी बिल है और नॉन कंट्रोवर्शियल बिल है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस पर एक सहमति बन सकती है और इस बिल को पारित किया जा सकता है। कृति, जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सीधा रुख करते हैं कुमार राकेश जी का। कुमार जी, यहाँ पर इस विधेयक को लेकर हमारी सहयोगी ने भी कहा और दोनों माननीय सांसदों ने भी कहा, उस तरीके का कुछ यहाँ पर प्रतिकूल जो है विचार नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात करें जो इस नोटिफिकेशन की बात की है जो दी ही नहीं गई है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, यहाँ पर प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं
क्या आपको भी लगता है जवाबदेही तय हो तभी ये विधेयक अपने आप में संपूर्ण बन पाएगा? देखिए, जवाबदेही तो बिल्कुल तय होनी चाहिए, क्योंकि इस विधेयक को लाया ही इसलिए गया है क्योंकि एक टेक्निकल डिफेक्ट था। जो हिमाचल और नागालैंड में फैमिली कोर्ट काफी सालों से फंक्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी थी कि इसको तो सेंटर का जो प्रोटेक्शन है, जो नोटिफिकेशन है, जो लीगल सैंक्टिटी है, वो मिला ही नहीं है। तो उसी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए बिल लाया गया। इस बिल का और कोई बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है, सिवाय इसके कि जो हिमाचल और नागालैंड के कोर्ट हैं उनको एक लीगल प्रोटेक्शन देने की बात है। लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो डिसीजन हुए हैं, अगर उस पर ही एक सवाल या निशान लगा दिया गया है जिसको उस बिल के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। और देखिए, जब पिछली बार लोकसभा में ये बिल पास हुआ था 26 जुलाई को, तो एक नियर यूनानिमिटी थी। तो इस बिल पर तो एक ऑलमोस्ट कंसेंसस है, तो पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस बिल की क्यों जरूरत पड़ी और इतने सालों से वो कोर्ट काम कर रहे थे बिना एक लीगल अम्ब्रेला के, तो इस पर कहीं ना कहीं शायद एक जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। रुक करते हैं फिर से लोकसभा का, और लोकसभा के भीतर हम जैसा कि बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत कल से लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई। बीते सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उस वक्त चर्चा की शुरुआत की थी। बजट सत्र में इस विषय पर हुई चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव भी रखे थे। कल भी 7 सांसदों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। चर्चा आज भी सदन में जारी रहेगी। एन.के. प्रेमचंद्रन जी, ये बहुत पहले चर्चा की शुरुआत हुई थी सदन के भीतर, चूंकि विपक्ष की भी मांग थी कि खेलों को लेकर और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है देश भर में। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि 7 सांसदों ने अपनी भागीदारी इसमें निभा दी है। कल इस चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। क्या ये चर्चा रूल 193 के साथ हम विपक्ष के साथ उठाया? एक क्वेश्चन के बाद, सवाल के बाद हमने उठाया कि स्पीकर ने एडमिट किया, 193 डिस्कशन को एडमिट किया। हम कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम्स में आपने सीखा दैट इंडियाज पोजीशन इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अरेना, इट इज़ टू नेग्लिजिबल। सो इन सच ए सिचुएशन हमारा मांग है कि हमको एक स्पोर्ट्स पॉलिसी होना चाहिए। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी साइंटिफिक स्पोर्ट्स पॉलिसी विथ ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। उसके साथ so many demands we have made regarding so many organizations. Most of the organizations are being politically protected, so the sports has to be beyond politics. It should be above politics. So unfortunately, Indian sports scenario, if we examine, almost all the federations and all the associations are being guided and led by the political leadership, and they are having their own political interest. So my point is, मैं भी उसमें चर्चा करने चाहिए उसको। My point is, it should be above than the political issues and the political narrowism, because we are having 135 crores of population in India, but international Olympics, we know the medal tally, the position of India is too low. In such a situation, we should have a comprehensive scientific sports policy so as to have a fixed target, so as to, we know that Khelo India, a अच्छा program done by Government of India under Ministry of Sports and Youth Policy and targeting the Olympics, another program भी है, उसमें भी है। आप एक बात और मैं कहना चाहिए कि 2% corporate social responsibility act भी है। 2% of the profit of the corporates have to be spent in the social responsibility area। लेकिन यहाँ पर नरेश जी बात आती है, जब भी खेलों से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो हम कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, हम बड़े बड़े स्टेडियम बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब प्राइमरी लेवल पर हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो कहीं ना कहीं आई वॉश रह जाता है। वहाँ पर काम करने की क्या आवश्यकता है? क्या इस चर्चा में ये भी समाहित होगा? अब ये तो चर्चा क्या रूप लेती है, सदस्य किस प्रकार से चीज़ों को लाते हैं, लेकिन बेसिक प्राइमरी लेवल पर भी ये चर्चा होनी चाहिए। तो ये इस पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, खेलों की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए,
खेलो इंडिया प्रोग्राम इतना अच्छा चला है, इसमें सबने भाग लिया है, सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित किया है, खेलों पर जो अवार्ड मिलते थे, पुरस्कार मिलते थे, उनकी राशि भी बढ़ाई है, और खेलों के लिए कोचिंग की सुविधा हो, हर प्रकार के उनके सेंटर पर सुविधा हो, उनकी हर चीज़ की सुविधाओं को ध्यान रखा गया है, उनको बढ़ाया गया है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि सांसद खेल प्रतियोगिताएं भी प्रारंभ हुई है, और इसमें राजनीति से ऊपर उठकर बात की जा रही है। पर राजनीति से ऊपर उठकर मेरे विपक्ष के सांसद मित्रों को भी इस प्रकार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए। हमारी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, और इतना प्रोत्साहन दिया है। कोई आज शतरंज ओलंपियाड भारत में हो रहा है, हमने थॉमस में 73 साल के बाद थॉमस कप जीता है, हमने ओलंपिक पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आज उसकी टैली बढ़ रही है जी, बढ़ रही है। लेकिन और अभी सबसे बड़ी बहुत बात कुछ है करना बाकी है, क्योंकि 130 करोड़ का देश है। सरकार उसकी ओर से पूरा कोशिश कर रही है, पर समाज को और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। जी, चलिए, आपने इस बिंदु पर भी अपने विचार रखे और तमाम बातों पर भी प्रकाश डाला। समय हो रहा है और आपको सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना भी होगा। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश, क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण है ये चर्चा खेलों को लेकर? देखिए, इस चर्चा में जो एक बिंदु जो सामने आए हैं, जिसको अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने भी उठाया है और सत्ता पक्ष के भी लोगों ने उठाया है, कि जो हमारे यहाँ जो बहुत सारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, या तो वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड हैं, या तो कुछ लोग जो सालों से वहां बने हुए हैं, एक उनका वो फिefडम बन गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वो कम होता है, और एक उनका वो एक टर्फ जाता है जिसको वो किसी न किसी तरीके से वो उन्होंने कब्जा बना करके सालों से रखा हुआ है। हाल ही में हमने देखा कि जो हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा, जो काफी सालों से वहां पर थे, और जब फाइनली करप्शन के केसेस वगैरह उन पर हुए तो उनको रिजाइन करना पड़ा, और उन्होंने अपने आप को लाइफ मेंबर भी हॉकी फेडरेशन का घोषित कर दिया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चर्चा से शायद एक बात ऐसी सामने आए कि जो फेडरेशंस हैं इंडिया में, बहुत सारे खेलों के अलग अलग फेडरेशंस हैं, उनको एक फंक्शनल ऑटोनॉमी भी है, तो उनमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, रिफॉर्म भी हो, ताकि वो किसी कुछ खास लोगों का एक वो टर्फ या एक जिसको फिefडम हम बोलते हैं, वो बन के न रह जाए, जो अभी काफी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे राज्यों में जब सरकारें बदलती है तो वहाँ जो क्रिकेट के जो बॉसेस होते हैं वो बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो लिंक है, उसको खत्म करने की जरूरत है और फेडरेशन को रिफॉर्म करने की। जी, आपने फेडरेशन का जिक्र किया, और कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पर जो स्टेडियम्स हैं उसकी कमी का जिक्र भी करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर यानी कि स्कूल कॉलेजेस में खेल की अवस्था में सुधार होना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। तो क्या इस चर्चा के दौरान जो 193 के तहत लोकसभा के भीतर शुरू हो चुकी है और 7 सांसद चर्चा में हिस्सा भी ले चुके हैं, इस चर्चा में क्या ये बात भी सामने आती है? ये महत्वपूर्ण होगा। कुमार राकेश जी, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों के भीतर प्रश्नकाल में आज क्या कुछ होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी किसी कार्यक्रम का आह्वान करते हैं तो पूरा देश का जनमानस को उसको अभियान के रूप में लेता है। इस बार भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने हर घर तिरंगा फहराने का उन्होंने यह कार्यक्रम देशवासियों को हाथ में दिया है। मुझे मालूम है और मुझे पूरा भरोसा भी है कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पे इतना बड़ा अभियान बनेगा और देश के आन बान शान को आप देखेंगे किस प्रकार से एक ऐसा सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा, वो देखने लायक होगा। जी हाँ, बात कर ली है हमने अपने माननीय सांसदों से और प्रश्नकाल में क्या कुछ होने वाला है, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या कुछ दोनों सदनों में प्रश्नकाल में पूछा जाने वाला है, उस पर नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा में
प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, लोक शिकायत और पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यटन, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा प्रधानमंत्री कार्यालय से परमाणु तथा रेडियोलॉजी से संबंधित आपात स्थितियों से आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल करने वाली हैं। डॉक्टर वी शिवादासन प्रधानमंत्री कार्यालय से देश में थोरियम के भंडार से जुड़ा सवाल पूछेंगे। तिरुचि शिवा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय कोचिंग योजना से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी विधि और न्याय मंत्रालय से वादियों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों की पैरवी के लिए अत्यधिक खर्च वहन करने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद किरण कडाड़ी श्रम और रोजगार मंत्रालय से राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों और परा चिकित्सा कर्मियों सहित अन्य चिकित्सकों की कमी से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद राकेश सिन्हा संस्कृति मंत्रालय से पाल वंश पर शोध से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद इलामारम करीम श्रम और रोजगार मंत्रालय से ई श्रम पोर्टल संबंधी आंकड़ों से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद राजेंद्र गहलोत श्रम और रोजगार मंत्रालय से जोधपुर शहर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू सूचना और प्रसारण मंत्रालय से देश में टीवी चैनल्स पर अश्लील फिल्मों के प्रसारण के संबंध में शिकायतों से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद धीरज प्रसाद साहू युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से झारखंड में युवा और खेल संबंधी गतिविधियों के लिए निधि उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा प्रधानमंत्री कार्यालय से इसरो में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल पर्यटन मंत्रालय से पंजाब में नए पर्यटन स्थानों की पहचान किए जाने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद सुभाष चंद्र बोस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से TSR सुब्रमण्यम समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा की स्थापना की सिफारिश से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद KRN राजेश कुमार पर्यटन मंत्रालय से राज्य पर्यटन निगमों को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद भुवनेश्वर कालिता युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा और युवा केंद्र संगठन का सुदृढ़ीकरण से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। जी हां, सांसद सस्मित पात्रा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय से इसरो में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के विकास से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने उनसे बात की। आइए सुनते हैं सांसद क्या कुछ पूछना चाहते हैं। You see, Space Application Center is a center of the Indian Space Research Organization, which was originally housed in Ahmedabad, which basically looks after the applications of space technology, whether that is in terms of information, communication, entertainment, that's in terms of education. So, Space Application Center, therefore, is been a critical hub, which has led to the applications of space technology in totality. So, I wanted to understand that over the years, how a Space Application Center, which was under DECU, the development of educational technology, has been performing. What is its present role? How has it improved and impacted Indian society? And what are the future plans and progresses of SAC, what Space Application Center of ISRO? So I'm hoping that the government will provide a very positive question on which will provide greater details. तो ये बात थी राज्यसभा के प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सांसद NK प्रेमचंद्रन जी, जो कि थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद चिंता अनुराधा नागर विमानन मंत्रालय से विमानन कौशल विकास केंद्र से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रामदास चंद्र भांजी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से CRIF के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद नवनीत रवि राणा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ सवाल करने वाली हैं। सांसद विष्णुदत्त शर्मा जल शक्ति मंत्रालय से अटल भूजल योजना के अंतर्गत सुधार से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुदर्शन भगत जल शक्ति मंत्रालय से वर्षा सिंचित नदियों के विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद गजेंद्र उमराव सिंह पटेल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद मनोज तिवारी जल शक्ति मंत्रालय से वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद दुर्गा दास उइके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। पी रविंद्रनाथ कुमार नागर विमानन मंत्रालय से मदुरै विमानपत्तन का विस्तार से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुधीर गुप्ता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से MSME समाधान पोर्टल से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संजय जाधव विद्युत मंत्रालय से DDUGJY के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़कों की हालत से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरा स्वामी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सौर सिंचाई पंपों की स्थापना से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछने वाले हैं। सांसद राहुल कसवां जल शक्ति मंत्रालय से राजस्थान को यमुना के पानी का हिस्सा देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद धर्मेंद्र कश्यप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से भवनों के निर्माण हेतु ऑनलाइन अनुमति से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद कुमारी चंद्राणी मुर्मू जल शक्ति मंत्रालय से पानी की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ सवाल करेंगी। सांसद MK राघवन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कोझिकोड बाईपास परियोजना से संबंधित सवाल करेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।